मैं इस तरह की किसी भी शर्त को नहीं मानती। ये मेरे बाबा की जायदाद है जिस पर मेरा पूरा हक है। मैं किसी तरह के रिश्ते को निभाऊं या ना निभाऊं, आपका फ़र्ज़ है कि आप मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम करें। वो भड़क उठी थी पूरी फाइल पढ़ने के बाद। मोहतरमा, आप इन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है। मूसा अंकल अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने भाई की नीयत पर पहले से ही शक था। और अब यही हकीकत है कि अगर आप अपनी जायदाद चाहती हैं तो आपको सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी ना, ताकि मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा कर सको। वो अचानक उसे देखकर बोली तो वारिक के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तो डार्लिंग, शादी तो तुमने भी अपने बाप की जायदाद के लिए ही की थी, बल्कि करवाई थी। वो बदर खान को देखते हुए बोला, जिस पर वो पहलू बदल कर रह गया। पीछे वजह जो भी बनाई हो हमने, लेकिन खेल तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खेला है। तुम्हें अपने बाप की जायदाद चाहिए थी और मैं अपने बाप का किया वादा निभाना चाहता था। हाँ, मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर यही लगा था कि तुम्हारा और ताशफैन का अफेयर चल रहा है। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मेरी बचपन की मंगेतर मेरे ही भाई के साथ इस तरह का ताल्लुक़ बनाए। मैंने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाया और फिर तुमसे ज़बरदस्ती शादी की। लेकिन कम तो तुम भी नहीं थी। अपने चाचा के साथ मिलकर तुमने मुझसे शादी की और फिर यहाँ आ गए क्योंकि तुम्हें इस बात का शक था कि मैं तुम्हें बगैर शादी के प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। वो सुकून से उसके प्लान पर पानी फेरते हुए रिवॉल्विंग चेयर पर झूलने लगा, जबकि वो गुस्से से सिर्फ मुट्ठियां भींच कर रह गए। तुम मेरी बीवी हो मायरा, और अगर तुम ये जायदाद चाहती हो तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने साथ रखूंगा कि यही शर्त है। इस शादी के पीछे तुम्हारा कोई भी मकसद हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने बाप और अपने प्यारे मूसा चाचा का वादा निभाना चाहता हूँ। और जहाँ तक इस जायदाद की बात है तो ये तुम्हें उसी कंडीशन पर मिल सकती है जो कंडीशन मेरे मूसा चचा ने लिखी है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ इस रिश्ते को निभाना होगा। वैसे तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, तुम्हारे जान से अजीज़ चाचू तुम्हें बहुत बुरी तरह फंसा चुके हैं मेरे साथ। वो अब भी हंस रहा था उसकी हालत पर, जबकि वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। जानती नहीं थी कि अब वो इतने बुरे तरीके से यहाँ फंसने वाली थी। उस ट्रक ड्राइवर को भेजो यहाँ से। वो किसी भी कीमत पर कहीं से भी इब्राहिम के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हम बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। उसने कमरे में आते ही बदर खान को फ़ोन किया। उसे आज ही पता चला था कि इब्राहिम ने पुलिस को उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढने के लिए कहा है, क्योंकि इब्राहिम इस बात से पीछे हटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है कि यह हादसा था, सिर्फ एक हादसा था। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, किसी ने उसके खिलाफ साजिश की थी और वो इस बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ से निकालता हूँ। तुम नज़र रखो और अगर कुछ भी हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। उसने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि वो उस वक्त वाकई बहुत परेशान थी। हाय जाने मन, मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बाइक रोकते हुए उसे अपनी तरफ आते देख खुलकर हंसा था और अपने बाजू वाह करके उसके सामने फैलाई, जिस पर उसने घूरते हुए उसके हाथ पर चमाट लगाई, क्योंकि यहाँ वो अपने कॉलेज में सबके सामने कोई रोमांटिक मोमेंट क्रिएट नहीं करना चाहती थी। इंतहाई अनरोमांटिक बीवी हो तुम, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा। तुम्हें पता है, कॉलेज से आकर बीवी अपने शोहर को प्यारी सी हगी करती है, छोटी सी किसी देती है, लेकिन तुम। वो घूरते हुए उससे बेमकसद बात पर नाराज़ हो रहा था। ये सारे काम बेडरूम में करने वाले होते हैं, सड़कों पर नहीं। चलें जल्दी से घर चलते हैं। वो बाइक पर पीछे बैठते हुए बोली। अरे आप खड़े क्यों हैं, चले ना। उसके बैठने के बावजूद भी उसने बाइक नहीं चलाई थी। अच्छा, तो ये सारे काम घर करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे कहाँ से किस करती हो, पहले मुझे ये बताओ। वो बीच सड़क पर उससे बहस करने लगा था। ओहो ताशफैन, अब बिना बात कहीं भी शुरू हो जाते हैं। घर चलें, ये सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। बाद में नहीं, अभी वादा होगा। वादा करो, घर जाकर तुम मुझे किस करोगी और हक भी दोगी। वो ज़िद पर अड़ गया था, जबकि उससे मज़ीद बहस ना करते उसने जान छुड़ाने को वादा कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, प्लीज़ अब चलें। वो प्यार से बोली तो उसने अगले ही लम्हे बाइक को किक मार कर स्टार्ट किया, जिस पर अचानक बाइक स्टार्ट होने की वजह से वो उसके साथ जा लगी थी, जिस पर उसके कंधे पर हल्का सा वो मुक्का मारती मुस्कुरा दी, क्योंकि अपनी इस हरकत पर वो खुद भी खुश हो रहा था। वो ट्रक ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था। पता नहीं वो किस तरफ गया था कि पुलिस को उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रही थी, लेकिन शायद उसे ढूंढना आसान नहीं था। उसका भाग जाना इस बात की तस्दीक कर गया था कि ये सच में एक सोची समझी प्लानिंग थी। जबकि जाइना बिल्कुल पुरसकून हो चुकी थी कि ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका था, तो मतलब साफ था कि अब वो भी किसी तरह के खतरे में नहीं थी और यही उसके लिए फ़िलहाल पुरसकून होने का लम्हा था। चाचू, आपने तो कहा था कि ये शादी सिर्फ कुछ दिन रहेगी, बाद में मैं इस आदमी को छोड़ दूंगी। अब तो ये फाइल बाबा ने इस आदमी को पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। इसका मतलब है कि मुझे बाबा की जायदाद कभी भी नहीं मिलेगी। वो बहुत परेशान थी।
क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर तुमने इतना कुछ कर लिया है तो आगे भी कर लोगी। अगर वारिक तुम्हें अपनी मर्ज़ी से तलाक देता है तो ये जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। और आपको लगता है वो अपनी मर्ज़ी से मुझे छोड़ देगा? वो उल्टा उनसे सवाल करने लगी। वो बचपन से उनकी यही बातें सुनती आई थी कि उसके बाप की जायदाद पर इब्राहिम और उसका भतीजा कब्जा किए हुए हैं, और अगर उसकी शादी इब्राहिम के भतीजे से होती है तो ही वो अपने बाप की जायदाद की हिस्सेदार बन सकती है। जब उसने पहली दफ़ा न्यूयॉर्क में ताशफैन के घर के बाहर वारिक को लाइव देखा था, तभी उसने सोच लिया था कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ज़रूर करेगी, क्योंकि यही एक कंडीशन थी अपने बाप की जायदाद हासिल करने की। अगर वो वारिक के निकाह में ना आती तो वो अपने बाप की जायदाद को कभी भी किसी कंडीशन में हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी रात वारिक अपने प्लान के मुताबिक उसे अगवा करके निकाह पर मजबूर करने लगा। ये सिर्फ उसकी तरफ से नहीं बल्कि वारिक की तरफ से भी एक प्लानिंग थी। वो भी उसे पहचान चुका था और अपने बाप और चचा की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। वो बचपन से ही उसी से शादी करने का सोचे हुआ था और उसने उसी के साथ ही शादी करनी थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि मायरा उसे पसंद नहीं करती। आसानी से अपने बाप की ख्वाहिश का उसके सामने इजहार करके वो उसे शादी के लिए नहीं मना सकता था, और ना ही वो इस तरह कभी उससे शादी पर राज़ी होती। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अब तुम उसके घर जाने की गलती कभी भी मत करना। तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर ही ये किस्सा तमाम कर लेंगे। बदर खान उसे प्लानिंग बता रहा था जब अचानक वो अपने ऑफिस से बाहर निकला। चलो घर चलें। वो ऑफिस रूम से बाहर निकलते हुए सीधा उससे मुखातिब हुआ था। शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं थी वारिक। मेरी भतीजी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, उसे उसके हिस्से की जायदाद चाहिए सिर्फ। तो ये मेरा और इसका मामला है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मिस्टर बदर खान? आप अपने काम से काम रखें। ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। चलो डार्लिंग चलते हैं। वो उसका हाथ थाम कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया था, जबकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उधर बदर खान उसे कह रहा था कि वो गलती से भी अब उसके घर ना जाए, और वारिक ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था उसे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अभी के अभी तलाक दो मुझे। सब कुछ जान गए हो ना, धोखा दे रही थी मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तलाक चाहिए मुझे। वो गाड़ी के बाहर ही अपना हाथ उसे छुड़वाकर बेहद गुस्से में बोली थी, जब अचानक वारिक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा था। कहा था ना, दुख तकलीफ धोखा हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अलहदगी नहीं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती मायरा वारिक इब्राहिम। तुम्हारी एक एक सांस पर मेरा हक है। मेरी इजाज़त के बिना तुम सांस नहीं ले सकती। मुझसे दूर जाना तो बहुत दूर की बात, और आज के बाद मुझसे दूर जाने की सोच भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। बीवी हो मेरी तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मायरा वारिक इब्राहिम, मुझसे दूर जाने की सोच भी अगर तुम्हारे दिमाग में आई ना, तो इन सांसों को हराम कर दूंगा तुम पर। वो इतने गुस्से में उसे ढाड़ा था कि उसका दिल कांप कर रह गया। उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेलता वो ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी सन से उड़ा कर ले गया था। मायरा की सालगिरह आ रही है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि शॉपिंग पर चलते हैं। उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेना है, और पता नहीं तनावुश को भी ना। उसके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी हो रही है मेरी बच्ची अब। फ़हीम घर वापस आया तो राइमा तनावुश को अपनी गोद में उठाए इधर उधर हाँ तो बहुत अच्छी बात है ना, आज वक्त है मेरे पास, आज ही चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। वैसे भी मायरा ने मुझसे कहा था कि इस दफ़ा उसे बड़े वाला टेडी बेयर चाहिए। फ़हीम ने कहा, हाँ ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि चले जाओ शॉपिंग पर, और तनावुश को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह बच्ची सेहत पकड़ रही है, फजूल में लोगों की नज़र लगेगी। इब्राहिम साहब, मायरा की सालगिरह आ रही है, उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, वो सरप्राइज़। हाँ वारिक की तरफ से ना उसके लिए कोई अच्छा सा सरप्राइज़ लें। वैसे जो सरप्राइज़ हमने उसके लिए सोचा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है भाभी, राइमा मुस्कुराते हुए बोली। वो लोग वारिक और मायरा के निकाह के बारे में सोच रहे थे, वो भी मायरा की सालगिरह पर। भाभी तो ये सोच आते ही मुस्कुरा दी थी। माशाल्लाह मेरा छोटा बेटा दुल्हा बनेगा। ऐसा करना कि मायरा के लिए ना सालगिरह वाले दिन सुर्ख रंग का जोड़ा लेकर आना। सिर्फ सालगिरह थोड़ी है, उसका निकाह भी तो है ना। चलो अब देर मत करो, जल्दी से निकलो ताकि शाम की अजान होने से पहले घर वापस आ जाओ। वो तनावुश को अपनी गोद में उठाए हुए उन्हें जाने के लिए कहने ही लगी थी, जब अचानक मूसा खान वहां दाखिल हुआ। अरे अरे, कहाँ जाने की तैयारी है आप तीनों की? मैं तो राइमा भाभी के हाथ की चाय पीने आया था। मूसा खान उन्हें देखकर कि वो कहीं जा रहे हैं बोले थे।
अरे हम अपनी होने वाली बहू की सालगिरह की शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। इब्राहिम साहब ने उसका रुख दरवाजे की तरफ मोड़ते हुए अपने साथ चलने का कहा था उसे, जिस पर वो कंधे उचकाता उनके साथ ही चल दिया। पहले बात सिर्फ मंगनी तक थी, लेकिन अब उन लोगों ने निकाह के लिए मायरा का हाथ मांगा है, उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था भला। बस फिर तो निकाह की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिस पर सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश। मैं चलने के लिए तैयार हूँ राइमा भाभी, लेकिन आते ही मुझे चाय पिलाना पड़ेगी आपको, वो राइमा की तरफ देखते बोला तो उसने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। उसने गाड़ी घर के दरवाजे के बाहर रोकी तो मायरा उसकी तरफ देखे बिना फौरन घर के अंदर चली गई। बैग तो लेकर जाओ जाना, शोहर हूँ, मुलाजिम नहीं, इतने नखरे नहीं उठा सकता तुम्हारे मैं। वो पीछे से बोला तो वो इग्नोर करती घर के अंदर चली गई। उसे उसे वापस आते देख अम्मा ने पीछे से पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करती आगे बढ़ गई। अरे बच्ची को क्या हो गया, ये इतनी उदास क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वारिक से मिलने उसके ऑफिस गई थी, इतनी परेशान क्यों है? अम्मा परेशान सी सोचने लगी जब अचानक वारिक घर के अंदर दाखिल हुआ। वारिक, अच्छा हुआ जो तू आ गया, देखना बेचारी बहू को क्या हुआ है, परेशानी से अंदर कमरे में चली गई है, सब ठीक तो है ना? इतनी खुश थी सुबह जाते हुए, अब पता नहीं क्या हुआ है उसे, अम्मा उसके पास आते हुए कहने लगी, जबकि उनकी परेशानी पर वो मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं हुआ अम्मा, बस ज़रा सी लड़ाई हो गई है। आपने उसे ऑफिस क्यों भेज दिया? मेरे वहाँ 100 काम होते हैं, काम करने जाता हूँ मैं, वहाँ बीवी के चोंचले थोड़ी ना उठाऊंगा मैं। बस वहाँ जाकर उसकी ज़िद शुरू हो गई कि शॉपिंग पर जाना। वो उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला। वो मायरा के मूड की वजह उन्हें बताना नहीं चाहता था। क्या मतलब है तेरी इस बात का? तूने बहू को डांटा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? एक तो तू ख्याल रखता नहीं उसका, और वो तेरा इतना ख्याल रखती है, ऊपर से उसको डांटता भी है तू। जा जल्दी से मना कर ला मेरी बहू को, बेचारी ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और तू पता नहीं क्यों उसको डांटता फिरता है। अम्मा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जबकि वो उन्हें कुछ भी बताए बिना हाँ में सर हिलाता कमरे की तरफ आया, जबकि सदफ किचन में खड़ी उनकी बातें सुनकर खुश हो रही थी। जो भी था, उन दोनों की लड़ाई का सुनकर उसे अंदर से कमीनी सी खुशी हो रही थी। उसने जल्दी से वारिक के लिए चाय रखी थी ताकि उनके कमरे में जाकर मजीद उनके झगड़े को समझ सके, और फिर उसे अपनी माँ को भी तो बताना था जो उन दोनों में होने वाले झगड़े की मुंतजिर थी अब तक। बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ पर उसने फ़ौरन बदर खान को फ़ोन किया था। बदर खान, इब्राहिम घर से निकल चुका है, आज खुदा के लिए उस ट्रक ड्राइवर को कहना कि अपना काम ठीक से करे। उसने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। जब कमरे में दाखिल होते उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई। वॉशरूम में सिवाय ताशफैन या इब्राहिम के कोई नहीं हो सकता था। ताशफैन को तो वो खुद अभी बाहर खेलते हुए देख कर आई थी, इसका मतलब था कि अंदर इब्राहिम था। उसने जल्दी से बदर खान को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से बदर खान उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। वो मुसलसल फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो सिर्फ इब्राहिम को मारना चाहती थी, उसकी प्लानिंग में किसी और की मौत शामिल नहीं थी, और ना ही उसे किसी और के मरने से कोई फ़ायदा होने वाला था। उसने नीचे आकर देखा था कि घर में कौन कौन मौजूद नहीं था। भाभी ने उसे बताया कि सब लोग मायरा के निकाह की शॉपिंग करने गए हैं। वो भाभी से कितना ही तल्ख रवैया क्यों ना रखती, वो हमेशा आगे से बहुत प्यार से बात करती थी। तनावुश उनकी गोद में थी, जबकि उन्होंने बताया था कि मूसा खान भी अपनी बेटी की निकाह की शॉपिंग के लिए उनके साथ गया। उनकी बात सुनने के बाद वो वापस कमरे में आ गई जहां इब्राहिम शायद सो गया था। उसकी तबीयत कल रात से ही ख़राब थी। वो फ़ोन लेकर छत पर आ गई। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल कॉल्स के बाद बदर खान ने आखिर फ़ोन उठा ही लिया। बदर खान, उस ट्रक ड्राइवर को मना कर दो, गाड़ी में इब्राहिम नहीं है, इब्राहिम तो घर पर है, बाकी सब लोग शॉपिंग पर गए हैं। क्या? ओहो, तुम इसलिए मुझे फ़ोन कर रही थी? अब तक तो वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पहुँच भी चुका होगा। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ, उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जबकि वो कुछ हद तक पुरसकून होती वापस नीचे आ गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैठी थी। उसे देखते ही चेहरा फेर गई। उसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। क्या बात है, बड़ी जल्दी रंग दिखा दिए तुमने मुझे तो लगा था तुम अपना ड्रामा जारी रखोगी, मेरे कमरे में आते ही अच्छी बीवियों की तरह मेरे कपड़े निकालोगी और फिर मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करोगी, लेकिन तुम तो एक ही दिन में बदल गई। ऐसे तो कहीं नहीं होता जाना। वो मज़े से अलमारी के पास आता अपने कपड़े निकालने लगा। मुझे यहाँ इस घर में नहीं रहना, और ना ही मैं कोई ड्रामा वरामा करने वाली हूँ। आपको सब पता चल चुका है, तो बेहतर है कि अब हम आगे बढ़ें। मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ। हाँ डार्लिंग, ख़त्म कर दो। मैं भी ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो फिर बर्दाश्त ना करें ना, ख़त्म करें इन सब चीज़ों को, यहीं पर ख़त्म करें। वो उठकर उसके पीछे आई। ख़त्म तुमने करना है, मैंने नहीं। मैं तो शादी के फ़ौरन बाद ही अपने दिमाग से हर तरह की नेगेटिव चीज़ों को निकाल चुका हूँ। मैंने कभी तुम्हारे लिए गलत अल्फाज तक इस्तेमाल नहीं किए जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ।
हाँ, मैंने तुम पर शक किया था क्योंकि ताशफैन ने कहा था कि उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी क्योंकि हम हमेशा से जानते थे कि ताशफैन वहाँ सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि ताशफैन वहाँ न्यूयॉर्क में सिवाय मिन्सा आंटी के और किसी को भी नहीं जानता था। मूसा अंकल की वफ़ात के बाद उन्हें अपने देवर की लालची तबीयत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें लिए न्यूयॉर्क चली गई, क्योंकि बदर खान इतना गिर चुका था कि उसने अपने भाई को मरवाने की कोशिश की थी। वो तुम्हें भी मरवा देना चाहता था ताकि उसकी जायदाद का कोई हकदार ना रहे। इसीलिए मिन्सा आंटी हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी ताकि वो तुम्हें महफूज रख सकें। वो उसे सब कुछ बता रहा था। वाह, क्या कहानी बनाई है, मानना पड़ेगा आपको। जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं। मेरे बाबा को आप लोगों ने मरवाया था, इब्राहिम ने मरवाया था। उसने दौलत के लालच में आकर बदर चाचू को भी मरवाना चाहा था। वो चिल्लाई थी। मैं जानता हूँ बदर खान ने तुम्हें जो कहानी सुनाई है तुम उसी पर ही यकीन करोगी, और सफाइयाँ देना मुझे आता नहीं। तुम जो सोचना चाहती हो सोच लो, क्योंकि हकीकत कभी नहीं छुपती। सच एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूँगा कि मूसा खान अकेला नहीं मरा था, उसके साथ मेरे चाचा चाची बाबा भी इस दुनिया से गए थे। वो ना चाहते हुए भी उसे सच्चाई बता रहा था, सफाइयाँ दे रहा था, लेकिन वो सुनना ही कहाँ चाहती थी। इस वक्त तुम सच्चाई कबूल करने की कंडीशन में हरगिज़ नहीं हो। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि वो सर झटकती एक दफ़ा फिर से बेड पर आकर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि उसे इस घर में नहीं रहना। वो अपने चाचू के पास जाएगी और फिर जल्द ही उससे खुला ले लेगी। उसे सब कुछ पता चल चुका था, इस शादी के पीछे की वजह भी। तो वो फिर क्यों अपनी ज़िंदगी उस शख्स के साथ ख़राब करती। वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसकी अम्मी उसे बचपन से बताती थी कि वारिक उसका मंगेतर है, और उसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वारिक के साथ ही उसकी शादी हो। वो 13 साल की थी जब स्कूल में उसे पता चला कि उसकी माँ को अचानक होने वाले हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचती उसकी अम्मी अपनी आखिरी सांसें ले चुकी थी। उस वक्त कोई नहीं था उसके पास, और ना ही 7 सालों से उसे कोई याद रहा था कि पाकिस्तान में कोई उनका रिश्तेदार था। अम्मी तो कभी उसके रिश्तेदारों के नाम ही नहीं लेती थी। उनकी ज़ुबान पर बस एक ही नाम आता था, वारिक। अम्मी बस उसे यही बताया करती थी कि तुम्हारी शादी हम वारिक से करेंगे। वारिक कौन था, कैसा दिखता था, वो कुछ नहीं जानती थी। बस उसे इतना पता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ताशफैन का कज़न है। और अम्मी की वफ़ात के बाद बदर चाचू जब न्यूयॉर्क उसके पास आए तो उन्होंने सारी हकीकत खोलकर उनके सामने रख दी। उन्होंने वारिक के सारे ख़ानदान के बारे में उसे सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह प्लानिंग करके इब्राहिम ने ना सिर्फ अपने भाइयों को कत्ल करवाया बल्कि उसके बाबा को भी मरवा दिया। इब्राहिम चाहता था कि उसकी सारी जायदाद सिर्फ उसे मिल जाए। इस जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसने अपने ही भाइयों को मार डाला। उसे इब्राहिम से नफरत हुई थी, बेतहाशा नफरत। उसकी नफरतों में कहीं पर अम्मा छोटू अहमद शामिल नहीं होते थे। उसकी नफरतों में वारिक भी शामिल नहीं था, क्योंकि वो भी तो सच्चाई से अनजान था। लेकिन वो सिर्फ इब्राहिम पर यकीन करता था, उसे अपना बाप समझता था। हालांकि हकीकत तो ये थी कि इब्राहिम तो अपने ही बेटे का ना हो सका था। वो उस जायदाद का इकलौता हकदार बन सके, इसीलिए उसने अपनी भाभी से दूसरी शादी कर ली थी, ताकि इब्राहिम की जायदाद का इकलौता वारिस वारिक उससे कुछ भी मांगने का दावा ना कर सके। और फ़हीम की बस एक ही औलाद थी, तनावुश, जिसको उसने अपने ही बेटे के साथ बचपन में ही बांध दिया था। उसकी सारी प्रॉपर्टी में बाहर की हकदार सिर्फ मायरा ही थी, और मायरा को भी उसने वारिक के साथ बांध दिया ताकि वो मूसा खान की जायदाद पर भी काबिज हो सके। वारिक तो उसके हुक्म का गुलाम था। वो जो कहता था वारिक उसे ही ठीक समझता था। वो वारिक की तरफ से उसे कोई ख़तरा भी नहीं था। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसकी प्लानिंग को वारिक समझना ही नहीं चाहता था। उसकी नज़र में इब्राहिम बिल्कुल सही था और बाकी सब गलत। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो इब्राहिम की हकीकत वारिक पर खोल कर रहेगी और उसे कभी भी उसके प्लान में कामयाब नहीं होने देगी। और उसकी सबसे बड़ी नाकामी वारिक और मायरा की तलाक थी, जिसे वो जल्द से जल्द करवाना चाहती थी। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस घर से निकलना था। अगर वो वारिक के साथ रहती तो शायद वो कभी भी उससे तलाक नहीं ले पाती, क्योंकि उसके साथ रहने का मतलब था उसके करीब रहना। और हकीकत यही थी कि जिस माँ ने बचपन में ही उससे किसी और के बारे में सोचने का हक छीन लिया था, वो उससे वारिक के अलावा किसी और से मोहब्बत करने का हक भी छीन चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो वारिक के साथ रहते हुए क्यों उससे दूर नहीं रह पाती, लेकिन हकीकत यही थी कि वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी थी, जो कि एक गलती थी। उसका दिल उसे वारिक से दूर ना जाने पर उकसा रहा था। अगर वो वारिक के साथ इस घर में, इस कमरे में रहती तो वारिक उसके करीब रहता और इब्राहिम अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लेकिन वारिक के साथ रहने का मतलब था इस रिश्ते को निभाना, और इस रिश्ते को निभाना उसकी अपनी नाकामी, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की जायदाद के लिए आई थी, किसी से मोहब्बतें करने नहीं।